हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। पिछले वीडियो में हमने एनिसोसाइटोसिस के बारे में जाना था कि यह क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको पीबीएफ स्लाइड में हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और किस डिजीज में यह देखा जाता है। तो उस वीडियो में कमेंट आए थे कि क्या पीबीएफ के अलावा भी ऐसी कोई तकनीक है, मैकेनिज्म है या टेस्ट है जिसके माध्यम से हम एनिसोसाइटोसिस को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। जनरली हम जब सीबीसी को देखते हैं तो पीबीएफ के अलावा एनिसोसाइटोसिस को पहचानने की एक सिंपल सा टेस्ट है जो हम अक्सर करते हैं और कोई भी एनीमिया को डिटेक्ट करने या कोई भी बीमारी को डिटेक्ट करने में सबसे हेल्पफुल होती है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर हम इसके रेड सेल्स वाले पार्ट्स को देखें तो हम मुख्य रूप से केवल हीमोग्लोबिन या रेड सेल्स काउंट को ही देखते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अगर देते भी है तो उसमें केवल हम हीमेटोक्रिएट या रेड सेल इंडिसेस यानी मीन सेल वॉल्यूम MCV, MCH और MCHC के बारे में ही ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं और सीबीसी में स्किप कर लेते हैं, वो है RDW और हिस्टोग्राम। सीबीसी में इन दो पार्ट्स के बारे में जानकारी 90 से 95% लोगों को जानकारी नहीं होती है और इनको पढ़ना भी नहीं आता है और इसका अर्थ भी नहीं मालूम है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि RDW और हिस्टोग्राम की क्या इम्पोर्टेंस है। एक एनिसोसाइटोसिस को पहचानने के लिए मुख्य रूप से आपको सीबीसी में इन 3 पैरामीटर को जानने की आवश्यकता होती है। एक तो जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है RDW। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी जो आपकी रेड सेल्स है वो अधिकतर किस साइज की है, साइज में कितना वेरिएशन लिए हुए हैं। तो RDW की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मोटे तौर पर 11 से 15% होती है। यदि इस रेंज से अधिक है तो वह एनिसोसाइटोसिस को प्रदर्शित करेगी। इसकी रेंज जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही अधिक एनिसोसाइटोसिस को शो करेगा। तो सबसे पहले सीबीसी में आपको एनिसोसाइटोसिस के लिए RDW को देखना है। अगर यह हाई है तो वह एनिसोसाइटोसिस को शो करेगा। दूसरा पैरामीटर सीबीसी में देखना पड़ेगा वो है MCV, यानी आपके सेल में वेरिएशन तो है लेकिन जो एवरेज सेल आपके किस साइज की है वो आपको पता पड़ेगा MCV से, यानी कि मीन सेल वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 95 फेम्टोलीटर होती है। तो यदि कोई सेल्स इस साइज में आती है तो उसको हम नॉर्मोसाइटिक सेल कहते हैं और यदि कोई सेल इससे छोटी होती है तो इसको माइक्रोसाइटिक सेल्स कहते हैं और इससे अगर बड़ी है तो इसको हम मैक्रोसाइट सेल कहते हैं। पीबीएफ में तो आप देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सी सेल बड़ी है और कौन सी छोटी, लेकिन MCV के माध्यम से आप एवरेज सेल साइज पता कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का RDW हाई है अर्थात एनिसोसाइटोसिस है और अगर MCV जितना अधिक होगा उसको हम सीवियरिटी के अनुसार कह सकते हैं, जैसे एनिसोसाइटोसिस विथ सीवियर माइक्रोसाइटिक या सीवियर मैक्रोसाइटिक, इस प्रकार से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से आप एक सीबीसी के माध्यम से भी एनिसोसाइटोसिस को पहचान सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको रेड सेल्स का हिस्टोग्राम देखना पड़ेगा। तो हिस्टोग्राम आपको पढ़ना आना चाहिए। तो यदि हम हिस्टोग्राम की बात करें तो इसके वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ सेल्स को प्लॉट करेगा और एक्स एक्सिस पे इसकी साइज को प्लॉट करेगा। तो इसकी जो साइज है आपको फेम्टोलीटर में मिलेगी। तो सीबीसी हर उस सेल्स को जो कि 25 फेम्टोलीटर से 250 फेम्टोलीटर के बीच है उसको रेड सेल्स काउंट करेगा। तो उस सेल्स की मात्रा के अनुसार एक ग्राफ प्लॉट होता है और उस ग्राफ को आप सीबीसी में देखेंगे तो जो एक नॉर्मल हिस्टोग्राम होता है वो एक बेल शेप का होता है। तो यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन के बटन को देख रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके पास में आप एक बेल आइकन देख रहे हैं। तो इस ग्राफ का जो शेप होती है, नॉर्मल ग्राफ की शेप इस बेल आइकन के जैसी होती है। तो अगर आपने इस बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाया तो इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस बेल आइकन से दबाने पर ही मिलेगी। तो
तो एनिसोसाइटोसिस में इस बेल शेप में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है और इसका शिफ्ट भी राइट या लेफ्ट में अधिक हो सकता है। जैसे यदि आपकी सेल्स माइक्रोसाइटिक अधिक है तो आपका जो पूरा ग्राफ है तो वह वाई एक्सिस की ओर शिफ्ट हो सकता है, और अगर आपकी सेल्स बड़ी है, मैक्रोसाइट्स है, तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस की तरफ अधिक शिफ्ट हो सकता है। तो इन तीनों पैरामीटर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह किस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 अलग-अलग पेशेंट की हम ग्राफ देखेंगे। तो पहला आप ग्राफ देख रहे हैं जो कि एक नॉर्मल पेशेंट का है, जिसमें आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एमसीवी सारे आपके सामने है। तो अगर आप इसमें एनिसोसाइटोसिस को देखें तो सबसे पहले आपको देखना है RDW। तो इसमें आप देख रहे हैं इसका RDW 13.1% है, जो कि नॉर्मल रेंज में है, अर्थात यह एनिसोसाइटोसिस को शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप देखते हैं इसकी MCV, तो MCV भी इसकी नॉर्मल है, 95 फेमटोलीटर है। और तीसरा इसका ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ का आप शिफ्ट देखिए, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 30 से काफ़ी दूर है, हालांकि यह नॉर्मल है लेकिन यह एक्स एक्सिस की तरफ है। इसके कंपेरिजन में अगर हम दूसरा ग्राफ देखें तो यह एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट है, जिसमें अगर हम RDW देखें तो 18.5% है, तो यह एनिसोसाइटोसिस को शो करता है। उसके बाद हमें देखनी है इसकी MCV। तो MCV अगर आप देखेंगे तो इसकी जो MCV है वो 67 है, अर्थात अधिकतर इनकी जो सेल्स है वो माइक्रोसाइटिक है। और तीसरा आप अगर इसके ग्राफ देखेंगे, पिछले ग्राफ और इस ग्राफ में अगर हम कंपेयर करें तो यह ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ अधिक है, अर्थात आप देख रहे हैं कि इसकी जो सेल्स है वो 30 फेमटोलीटर से स्टार्ट हो गई है, जबकि पिछला हमने देखा था वो 40 या 40 के बाद स्टार्ट हो रहा था, अर्थात इसकी जो सेल्स है वो माइक्रोसाइटिक सेल्स अधिक है। एक और अंतिम पेशेंट्स की रिपोर्ट देखते हैं, CBC की रिपोर्ट देखते हैं। तो इसके अगर हम RBC वाले पार्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि इसका RDW काफ़ी हाई है, 21.4% है। और इसकी MCV देखते हैं तो MCV इसकी 74 है, जो कि नॉर्मल से कम है। यह एनिसोसाइटोसिस विथ माइक्रोसाइटिक दिखता है लेकिन इतना सीवियर माइक्रोसाइटिक नहीं है। और यदि हम इसके हिस्टोग्राम को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह भी माइक्रोसाइटिक सेल से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात 30 के लगभग स्टार्ट हो रहा है और 100 तक खत्म हो रहा है। तो सेल्स में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप एनिसोसाइटोसिस को एक CBC के माध्यम से पहचान सकते हैं। आप इन तीनों ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके कंपैरिजन कीजिएगा और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक नई जानकारी मिली होगी। तो नई जानकारी मिली है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एनिसोसाइटोसिस का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।